सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोजलान, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उगाई थी और फाटक पर, जिसके एक खंबे की कर्निश टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के दो आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक ओर एक छोटा सा लकड़ी का नाम पटल लगा था, जो कभी काला रहा होगा, जिसे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमिटे सफ़ेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था AF डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिस P डिक्रूज। यही बंगला है, उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो अहाते में कुड़कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह और त्रास से चंदर की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है, यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने ऊब कर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीवी से क्या कह देंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बॉस फांद कर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी ना आई हो। उस बारामदे में गया, दरवाजे बंद थे। वह बारामदे में गया, दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाला बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर और आधी फरलांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा, बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियाँ हों। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है, यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी अच्छी खुशबू, कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत सुंदर खूबसूरत बाग है। कच्ची रविन से और बड़े बड़े गुलाब हर रंग के। वह सचमुच रोज लॉन था। वह बाग में पहुंचा, उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ी के कटघरे। बेगम बेलियां भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छां थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीनी भूल चुका हो, क्योंकि नैशरियम या स्वीट पी का फ्लॉक्स कोई भी मौसमी फूल ना था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगम बेलिया थी जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं की काट छांट पर बाग चल रहा था। बागवानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास न था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए है कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए यह गुलाब, जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, यह अपने मोतियों पंखुड़ियों के होंठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है।
जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियाँ और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी। यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम ज्ञात यौवन की तरह लाज में जो सिमटी तो सिमटी है, जो सिमटी तो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटें साथ हरे पर्दों में से छलकी ही पड़ती है। और फारस के शहजादे जैसा शान से खिला हुआ पीला गुलाब, उस पीले गुलाब के पास जाकर चंदन रुक गया और झुककर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया के कुंज से छन कर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदन ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, हियर हियर यू आर, आई हैव काट रेड हैंडेड टुडे। यह तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ नहीं समझ पाया। अजब रहस्यमय ये बंगला है। एक अव्यक्त भय और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए। लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमजोर, बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदन ने दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाँफता हुआ बोला अंग्रेजी में, रोज रोज यहाँ से फूल गायब होते थे, मैं कहता था कौन ले जाता है। हो, वह हाँफता जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें। रोज चुपके से चले जाते थे। वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटी जा रही थी। चंदन ने उसे झटका देकर धकेल लिया और डांटकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया, अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर। और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था। धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी ही रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय रे मैं। और सचमुच वह रोने लगा। चंदन ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोक कर बोला, गलत फहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रू से मिलने आया था। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो और अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मुझे मारने की धमकी देते। अगर मैं कमज़ोर ना होता तो मैं तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी झोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे मैंने तुम्हारे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो, मुझे मार डाला। पॉपी टॉमी, अरे दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। क्या है बंटी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खुला। बेदिड़ गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम होता है। जवान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओह, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी थी, कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीसकर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बंटी, इसे मैं फ़ोन करती हूँ। लड़की देखते रहो बंटी, मैं फ़ोन करती हूँ, लड़की ने डांटते हुए कहा। अरे भाई, मैं मिस डिक्रू से मिलने आया हूँ।
मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहेगा। मैं मिस डिक्रूज हूँ। देखिए तो यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी वाटी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम करा डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, उसने और भी घबरा कर कहा। माफ़ कीजिएगा। लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा, मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं रहता। जब से इनकी पत्नी की मौत हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भले आदमी की इज्जत उतार ले। चंदन ने बिगड़ कर कहा, देखिए बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए, अंदर आइए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहा कर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा और उसने हाथ झटक कर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह सदैव स्नान वह सदया स्नाता सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए। वाटी, तुम्हारे पीछे मैं वेदिड़ गांव में भाग आई और वेदिड़ गांव के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये कहानी यानी उपन्यास बहुत ही लंबा होने वाला है, तो इसीलिए सुनते रहिए।